गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज पढ़ने से पहले हम पहले ये देख लें चार कौन कौन से हेड हमने पढ़ लिए। सबसे पहले हमने पढ़ लिया हाउस प्रॉपर्टी, सेकंड हमने पढ़ लिया कैपिटल गेन, तीसरा हमने पढ़ लिया बिजनेस एंड प्रोफेशन और चौथा हमने पढ़ लिया सैलरी। और अगर इसको अपन सीक्वेंस में जमाएं तो सबसे पहले आता है सैलरी, फिर आता है हाउस प्रॉपर्टी, ये एज पर इनकम टैक्स आपके सोर्सेज का सीक्वेंस है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन। ये सीक्वेंस क्यों बताया? ये समझाने के लिए कि एज पर इनकम टैक्स भी अदर सोर्सेज को फिफ्थ हेड ही माना जाता है और पढ़ाने में भी ये 5वें नंबर पे पढ़ाया जाए तो ही काम का है, नहीं तो काम का नहीं है, क्योंकि नाम में क्या आ रहा है अदर। इसकी कोई स्पेसिफिक इनकम नहीं है। ऐसी कोई सी भी इनकम जो 1, 2, 3, 4 हेड में नहीं आ पा रही वो किस में आएगी? अदर सोर्सेज में आएगी। आपने बहुत सारे पीजीबीबी के क्वेश्चंस भी कर लिए जिसमें बहुत सारी अपन अदर सोर्सेज की इनकम को बोलते थे कि ये बिजनेस की इनकम नहीं है, कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा। तो जल्दी से थोड़ा सा रिकॉल करो और हर कोई एक ऐसी इनकम सोच के बताओ जो इन 4 हेड में नहीं आएगी, कहाँ आएगी? अदर सोर्सेज में आएगी। डिविडेंड इनकम। अच्छा पहले ताहिर से पूछ लेते हैं, नहीं तो उसके ऑप्शन खत्म हो जाएंगे। बोलता है विलिंग फ्रॉम लॉटरी, ओके। और गिफ्ट मैं लिख दूं क्या यहाँ पे? पहला लॉटरी, सेकंड गिफ्ट्स, बोल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों पे मिलता है, तो कौन सा इंटरेस्ट ये भी आप बोल सकते हो। बोल भाई। ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। ग्रांट्स फ्रॉम गवर्नमेंट अदर सोर्सेज में नहीं आएगा। ग्रांट आपको किस पर्पस के लिए मिल रहा है उस पर्पस में जाएगा, एनी ग्रांट थोड़ी मिलेगा, है ना? समझना। अपन इसको यूँ बोलते हैं एनी अवार्ड्स और स्कॉलरशिप्स फ्रॉम गवर्नमेंट। ठीक है, आपको किसी भी चीज़ का कोई अवार्ड मिल रहा है या अवार्ड मनी मिल रहा है या स्कॉलरशिप मिल रहा है तो वो भी कहाँ आएगा? अदर सोर्सेज में आएगा, ग्रांट नहीं आएगा। ग्रांट वर्ड किस में यूज़ होता है कि गवर्नमेंट किसी चीज़ को प्रमोट करने के लिए आपको पैसे दे रही है कि गवर्नमेंट का काम है, आप करो, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी। फॉर एग्जांपल किसी बैकवर्ड एरिया में आप कोई इंडस्ट्री सेटअप करते हो तो गवर्नमेंट जितना भी इंडस्ट्री की कॉस्ट है उसका सर्टेन परसेंटेज की आपको क्या देती है? ग्रांट दे देती है। और वो ग्रांट भी 2 तरीके की होती है, रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल। अगर रिफंडेबल है आपको वापस करनी पड़ेगी तो कहीं से कहीं तक आपकी इनकम है ही नहीं। नॉन रिफंडेबल है तो वो जिस पर्पस के लिए दी जा रही है वो पर्पस में इनकम मानी जाएगी, मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन में। ठीक है, और कोई? अरे लाइन से चल रहे ना यार, सब तुम ही बोल दोगे, सिंपल सिंपल वाले बोल। डिविडेंड, बोल। हाँ, बहुत सारी बच्ची अभी तो। क्या चीज़? इनहेरिटेंस में कुछ चीज़ मिली है तो वो इनकम कहाँ हुई? कोई सी भी चीज़ इनहेरिटेंस में मिली है वो इनकम नहीं है हमारी, वो तो कैपिटल गेन में ट्रांसफ़र नहीं माना जाता उसको। असेट मिला है ना, कोई कैपिटल असेट मिला है तो कैपिटल असेट तो कैपिटल गेन में जाएगा, उसको ट्रांसफ़र मानते ही नहीं है। कैश मिला हो तो वो गिफ्ट में इंक्लूड हो जाता है, गिफ्ट एंड विल। ठीक है, चल भाई मनन। कमीशन, वेरी गुड। जिस चीज़ का मेरा कामकाज नहीं है उस चीज़ में एक अद्धा डील हो गई और मुझे कमीशन मिल गया तो वो भी मेरी अदर सोर्सेज की इनकम। याद आया तो हैंड रेज कर देना, चुप रहे। पूनम, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन। जनरली स्पेक्यूलेशन के बहुत सारे रूल्स बने हुए हैं, अगर आप रोज़मर्रा में करते हो तो वो बिजनेस प्रोफेशन में आता है, लेकिन रोज़मर्रा का नहीं है। कभी कदाच हो गया तो ठीक है, इनकम फ्रॉम स्पेक्यूलेशन। अब क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स बोल दिए हैं तो जो लोग बचे हैं उनके पास पॉइंट्स कम है, तो मैं आपको सोचने का एक तरीका बता देता हूँ।
आप इन हेड्स को वन बाय वन सोच के बैठो कि कौन सी इनकम थी जो आपको लगता था इस हेड में आनी चाहिए, पर इस हेड में उन्होंने मना कर दिया कि कहाँ जाएगा, ये अदर सोर्सेज में जाएगा। भाटिया जी, सेल ऑफ स्क्रैप, अगर ये बिजनेस का स्क्रैप है तो कहाँ जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन में ही जाएगा। और घर बार का स्क्रैप आपने बेचा है तो वो आपकी इनकम नहीं है। एग्जाम्पल, आपके घर में जो कबाड़ा निकलता है वो आपकी इनकम नहीं मानी जाएगी। चल क्यों नहीं मानी जाएगी, पैसा तो मिल रहा है ना, क्योंकि जब वो घर की पर्सनल चीज़ें आप खरीद के लाए थे तब खर्चा भी तो नहीं माना गया, तो हमारे पर्सनल खर्चों में थोड़ी सी रिकवरी हो रही है, तो वो इनकम नहीं है। और कोई जब याद आए तो आप हैंड रेज कर सकते हो। हॉर्स राइडिंग या पेट, मतलब हमें पैसे मिलते हैं हॉर्स राइडिंग करने पे? अच्छा, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, मतलब हम जो घोड़ों पे दाव लगाते हैं ना, किसी की रेस पे हम पैसा लगाते हैं, तो वो सब कहाँ आता है, बैटिंग एंड गैम्बलिंग पे आता है। ठीक है, और बेटा ऋषि, बेटा उसको बता दे प्रथम को, वो हैंड रेस करके बता देगा, उसका भी एक पॉइंट गिनाए में आ जाएगा। बोल, चलो अब जितने बच्चे हैं उनमें से किसी को कुछ याद आए तो हैंड रेस करके बोलो। बोल श्रुति। इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉई कॉन्ट्रीब्यूशन, वेरी गुड। हमने ये सैलरी में पढ़ा था कि अगर आपने अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया है तो शुरुआत में तो वो माफ़ हो जाता है, लेकिन जब रिटायरमेंट पे पूरा पैसा आपको मिलता है वो टैक्सेबल हो जाता है। मैक्सिमम पोर्शन तो उसका सैलरी में टैक्सेबल होता है। 4 कंपोनेंट होते थे उसके, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन और उसका मिला हुआ इंटरेस्ट सैलरी में टैक्सेबल होता है। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका था तो वो अब माफ़ होता है, लेकिन उस पर मिला हुआ इंटरेस्ट आपका अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होता है। वेरी गुड, तालियां बजा दो बेटी के लिए। ओके, हाँ प्राची बोलो। कंपनसेशन नॉट रिसीव फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कह सकते हैं, लेकिन आपको एग्जाम्पल से बताना पड़ेगा ऐसा कौन सा कंपनसेशन है। ऐसा कौन सा कंपनसेशन? पर्सनल है तुम्हारा, तो ये किसी चीज़ की इनकम नहीं मानी जाएगी। नहीं, जब ये खर्चा भी मेरा अलाउड नहीं है तो उससे जो रिसीट है वो भी मेरी इनकम नहीं है, नहीं माना जाएगा। तेरी गाड़ी किसी ने ठोक दिया रिसेंटली? नहीं। और कोई आ गया ना बेटा? कमीशन, कमीशन एंड ब्रोकरेज आ गया। ठीक है बेटा, आ जाओ जल्दी। और कोई किसी को याद आ रहा हो? देवेंद्र तेरे को कुछ याद आ रहा था? एडवांस, क्या बात है यार, देवेंद्र के लिए तालियां बजा दो जल्दी से। कहाँ पे? कैपिटल गेन में हमने पढ़ा था कि 2014 के बाद अगर आप कैपिटल एसेट के अगेंस्ट में कोई एडवांस लेते हो और वो फोरफीट करते हो तो वो अदर सोर्सेज में क्या मिल जाता है? टैक्सेबल हो जाता है। वेरी गुड। तालियां इसलिए बजवाई कि जैसा बोला वैसा सोचा उन्होंने। अभी भी 1-2 पॉइंट बाकी है। बोल भाई, कोई और? हाँ, वेरी गुड। इनहैंस्ड कंपनसेशन पे इंटरेस्ट, कि जब कैपिटल गेन में कंपलसरी एक्विजिशन होता है तो आपको जो कंपनसेशन मिलता है अगर वो मिलने में देरी हो जाती है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो वो यहाँ पे लिखूंगा मैं, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन ऑन कंपल्सरी एक्विजिशन। और कोई? बोल। लॉटरी आ गया बेटा, आप लेट आए हो। सबसे पहले लॉटरी किसने बोला था? सबसे पहले जुआरी ने। चल बोल बेटा। और कोई?
वेरी गुड। इंश्योरेंस क्लेम मिला हो अदर सोर्सेज में ही कवर्ड होगा कि आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो उस पर आपको एटीसी में डिडक्शन मिलता है, पॉलिसी मैच्योर होती है तो आपको पैसा मिलता है, ठीक है। मेडिक्लेम की इनकम नहीं मानी जाती, मेडिक्लेम में तो आपको कुछ पैसा मिलता नहीं है, जो भी खर्चा होता है वो लोग आपको क्या कर देते हैं, रीइंबर्स कर देते हैं। तो जो मेडिक्लेम पे मेडिकल एक्सपेंसेस आपने किए वो पर्सनल है, खर्चा भी नहीं माना जाएगा, तो उसमें तो जो रिकवर हो रहा है वो इनकम भी नहीं मानी जाएगी। लेकिन हमने लाइफ इंश्योरेंस करवाया, LIC करवाया, तो उसमें LIC में या तो बंदा मैच्योर होगा या पॉलिसी मैच्योर होगी। पॉलिसी मैच्योर होती है तो उसी को पैसे मिल जाते हैं, बंदा मैच्योर होता है तो फैमिली मेम्बर्स को पैसे मिलते हैं, फैमिली मेम्बर्स को पैसे मिलते हैं तो एग्जेम्प्ट है, उसको खुद को पैसे मिल गए। तो फिर रूल ये कहता है कि अगर आप जो प्रीमियम पे करते हो वो 10% और 20% के अंदर अंदर था तो जो सम अश्योर्ड मिल रहा है वो क्या है, एग्जेम्प्ट है। समझे आप? हमने क्या पढ़ा था कि पॉलिसी अगर 2012 के पहले ले रखी है तो सम अश्योर्ड का 20% तक का प्रीमियम चलेगा, और अगर पॉलिसी 2012 के बाद है तो सम अश्योर्ड का 10%। तो अगर आपका प्रीमियम 15 साल, 20 साल, 10 साल का प्रीमियम होता है, अगर आपका ये प्रीमियम इस 10 और 20% के अंदर अंदर था तो मैच्योरिटी पे जो भी पैसा मिलेगा वो सब एग्जेम्प्ट। कवर्ड है कहाँ पे, अदर सोर्सेज में, लेकिन क्या है, एग्जेम्प्ट। लेकिन वहाँ आपने प्रीमियम ज़्यादा पे किया था तो फिर वो एग्जेम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। अब यार अगर 50 लोग इंश्योरेंस पॉलिसी बेच रहे हैं और उसमें से किसी 2-3 बेवकूफ़ की पॉलिसी टैक्सेबल हो रही होगी तो पब्लिक खरीदेगी क्या? नहीं ना। और इनकम टैक्स कंपनीज तो कितनी हाई प्रोफाइल कंपनीज होती है, कितनी पढ़ी लिखी होती है, उनके पास तो कितने सारे प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वो ऐसी गलती करेंगे क्या? तो पॉलिसीज़ आजकल सारी ऐसी होती है कि उनका जो प्रीमियम होता है वो लिमिट के अंदर अंदर होता है, और जो पैसा मैच्योरिटी पे मिलता है वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट। हाँ, लेकिन वो कवर्ड कहाँ है, अदर सोर्सेज में। ये एग्जेम्पशन का रूल हम कहाँ पढ़ेंगे, अदर सोर्सेज में, सम अश्योर्ड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और कोई एक, मैं पहले 2 वर्ड नहीं सुन पा रहा, एक आधी बार कोई ऐसा काम कर दिया जिससे आपको रॉयल्टी रिसीव हो रही है, ठीक है। तो हम रॉयल्टी को देखो क्या कहते हैं कि अगर मैं ऑथर हूँ, मैं बुक्स लिखता हूँ, यही मेरा काम काज है, तो फिर कहाँ जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन में। मैं कोई साइंटिस्ट हूँ, मैं नई नई चीज़ें इन्वेंट करता हूँ, उसके पेटेंट रजिस्टर कराता हूँ और उसको फिर सेल आउट करता हूँ, मुझे रॉयल्टी मिलती है, तो ये भी मेरा काम काज है, कहाँ जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। लेकिन अब मानो हमारे शब्बीर सर, अब्दुल्ली सर, ये तो राइटर नहीं है पर इनके पास नॉलेज खूब है, तो इन्होंने CA IPCC कोई ऐसी बुक कंपाइल कर दी कि जिसमें इन्होंने ऐसे क्वेश्चन बना बना के डाल दिए कि जिसको बच्चा पढ़ ले तो पास ही है। अब बच्चा दुनिया भर का उसको खरीद रहा है, पब्लिशर उनको क्या दे रहा है, पैसे दे रहा है, तो वो रॉयल्टी की इनकम भी कहाँ आएगी, अदर सोर्सेज में। समझे कि नहीं? बागबान मूवी देखी आप लोगों ने? हाँ, वो अमिताभ बच्चन बुढ़ा कैफे में बैठ के किताब लिख देता है, तो उसको जो पैसे मिलते हैं वो सब कहाँ आएगा, अदर सोर्सेज में आएगा। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, बहुत बढ़िया पॉइंट है, तेरे ताली बजाऊंगा, रुक जाओ। पहले मैं थोड़े से खेल तमाशे कर लूँ। कौन सी बात पॉइंट डिस्कस किया मैंने, रॉयल्टी। अब इसमें से मैक्सिमम पॉइंट ऐसे निकल के आएंगे कि जो अदर सोर्सेज की इनकम तभी है अगर वो आपका कामकाज नहीं है तो मतलब देख लो, ज़्यादातर अदर सोर्सेज में पॉइंट किस में आएगा, इंटेंशन पे बेस्ड। एग्जाम्पल ने अपन किसी ने बोला कमीशन, तो कमीशन मान लो किस पे मिलता है, प्रॉपर्टी डीलिंग पे कमीशन मिलता है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है तो वो रोज़ रोज़ कोई प्रॉपर्टी की डील नहीं कराता, महीने में भी एक हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, साल में 2-3 प्रॉपर्टी की डील करवाते तो उनने इतना कमा लिया कि साल पर उनका गुजर जाता है, समझे। तो अब वो साल में 2-3 प्रॉपर्टी की डील करवा रहा है, कोई कोई तो एक ही करवा रहा है। मान लो एक प्रॉपर्टी की डील मैंने भी कर ली, ठीक है, तो वो उसका कामकाज था, कहाँ जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन। मेरा तो कामकाज नहीं था, कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज। समझे कि नहीं? ठीक है। अब बोलता है हाँ, वो अदर सोर्सेज में आएगा। तालियां ताहिर के लिए। हमने बिजनेस प्रोफेशन के जैसे बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं जहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड मिला है, वो अदर सोर्सेज में वो किया हमने।
क्या बात होता है, आज तो तालियां बजवा दी तूने। इंटरेस्ट ऑन आईटी रिफंड, और बोल भाई। नहीं, राइट शेयर्स का राइट्स बेचते तो कैपिटल गेन में आता है। हमने पढ़ा है कि राइट्स हमारा कैपिटल असेट है, आपको फोकट में मिला है, जितने में बेचा है वो क्या है आपका कैपिटल असेट, कैपिटल गेन है। और कोई नहीं, वापस कहूँगा वो जो हमारे 5 हेड्स है ना, उसमें से अभी 1-2 इनकम आ रही है जो हमने स्पेसिफिकली वहाँ जाके पढ़ा था कि ये इस हेड की नहीं है, अदर सोर्सेज में जाएगी। सैलरी में से तो उन्होंने ढूंढ के निकाल दिया कौन सा, इंटरेस्ट ऑन अनरिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और सैलरी हो गया। हाउस प्रॉपर्टी में कुछ पढ़ा था क्या अपन ने? पढ़ा था, 2 पॉइंट पढ़े थे हाउस प्रॉपर्टी में कि जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम नहीं मानी जाएगी, कहाँ मानी जाएगी, अदर सोर्सेज में। रेंट ऑफ लैंड, हाउस प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि बिल्डिंग अपोर्शन्ड होनी चाहिए। बिल्डिंग स्ट्रक्चर किराया मिलता है तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। बिल्डिंग स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वेकेंट लैंड है, प्लॉट है, तो फिर वो कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज में जाएगा। नहीं, मार्केट लगाने के लिए हमने ज़मीन किराए पे दे दी, ईंट सुखाने के लिए हमने किराए पे दे दी, मेला लगाने के लिए हमने किराए पे दे दी, सब्जी मंडी लगाने के लिए हमने किराए पे दे दी, तो सिर्फ ज़मीन किराए पे देते हो तो कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज। ठीक है। और फिर हमने इसी हाउस प्रॉपर्टी में पढ़ा था कंपोजिट रेंट। कंपोजिट रेंट क्या होता है कि बिल्डिंग के साथ साथ किसी फैसिलिटीज़, एमिनिटीज़ का भी रेंट जुड़ा हुआ है और आप उसको ब्रेकअप नहीं कर सकते, तो फिर वो क्या कहलाता है, कंपोजिट रेंट कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज में। लेकिन एग्रीमेंट में बिल्डिंग का किराया अलग दे रखा है, फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी का किराया अलग दे रखा है, तो फिर बिल्डिंग का जाएगा हाउस प्रॉपर्टी में, फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी का जाएगा अदर सोर्सेज में। तो ये तीसरा पॉइंट निकल के आया। रेंट ऑन अदर असेट्स, रेंट ऑन assets other than building। कि बिल्डिंग को छोड़ के अब आप कोई सी भी चीज़ किराए पे दोगे तो फिर वो कहाँ आएगा, अदर सोर्सेज में। मतलब मैंने मेरा फर्नीचर किराए पे दे दिया, मैंने मेरी प्लांट एंड मशीनरी किराए पे दे दी, मैंने मेरी गाड़ी किराए पे दे दी। अब ये किराए पे देना ही आपका बिजनेस नहीं है तो अदर सोर्सेज। किराए पे देना, टेंट हाउस वालों का काम क्या होता है, चीज़ें किराए पे देना, तो फिर वो कहाँ जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन। मैरिज हॉल वालों का काम क्या होता है, चीज़ें किराए पे देना, तो वो कहाँ जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन। होटल्स वालों का काम क्या होता है, रूम्स की रेंट पे देना, तो वो कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज। ठीक है। लेकिन किराए पे देना आपका कामकाज नहीं है, तो आप कोई सी भी चीज़ किराए पे दे रहे हो तो वो क्या है, आपका अदर। समझ में आया कि नहीं। इसी से एक बात और निकल के आई, हाउस प्रॉपर्टी की कंडीशंस ध्यान रखो आप कि हाउस प्रॉपर्टी में अगर किसी इनकम को टैक्सेबल होना है तो शर्तें क्या क्या है। पहला, बिल्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा, ओनरशिप होनी चाहिए। तो बिल्डिंग की सारी बात कर ली, अब सेकंड बात करते हैं ओनरशिप की। आप अपनी लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे दे रहे हो तो हाउस प्रॉपर्टी, अपनी नहीं दे रहे हो, किराए पे लेके ही किराए पे दे रहे हो, तो फिर क्या जाएगा वो, अदर सोर्सेज। एक मिनट, सब बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा ना। तो बेटा ये बात तो इन सारे ही पॉइंट्स के साथ है कि अगर इस चीज़ का ही तुम्हारा कामकाज है तो बिजनेस प्रोफेशन, कामकाज नहीं है तो अदर सोर्स। क्या मेरा कामकाज बिल्डिंग को किराए पे लेके किराए पे देना है क्या? मेरा कामकाज तो नहीं है ना। फिर भी मैंने ऊपर वाली जगह सोनी सर को सबलेट कर रखी है, ठीक है। तो मैंने पूरी बिल्डिंग किराए पे ले रखी थी, जितना मेरे काम में आया उतना मैंने ले लिया, बाकी मैंने किसी और को किराए पे दे दिया, तो फिर ये कहाँ जाएगा, अदर सोर्सेज में जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे हॉस्टल वाले, आपको पता होगा कि जो बड़ी बड़ी फैमिलीज हॉस्टल्स बनाती हैं वो खुद थोड़ी उसको रन करती है, वो तो किसी को क्या दे देती है, लीज पे दे देती है। तो कोई एक इंडिविजुअल हॉस्टल लीज पे लेता है और फिर बच्चों को उसमें से रूम क्या देता है, रेंट पे। तो ये क्या हो गया, सबलेटिंग। अब यही तो उसका काम काज है, तो कहाँ जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन। समझे आप? हाउस होल्ड की चीज़ों पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। सर एलपीजी पे गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, तो
तो बेटा ये कोई इनकम नहीं है, ये आपका पर्सनल खर्चा कम हो रहा है। 1000 के सिलेंडर पे गवर्नमेंट 250 रुपये सब्सिडी दे रही है, तो क्या तुम 1000 को खर्चा मान रहे हो क्या? नहीं, 250 का इनकम मानेंगे? नहीं ना, मैं मानूंगा मेरा पर्सनल खर्चा कितना हो गया, 750। ठीक है, और कोई पॉइंट? चलो, हमने सैलरी डिस्कस कर लिया। हमने अच्छा, सैलरी में भी आप जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है और फिर भी आप रेगुलर बेसिस पे काम कर रहे हो, तो यही आपका काम कहाँ जाएगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन में जाएगा। फिर हाउस प्रॉपर्टी हमने पूरा डिस्कस कर लिया। हाउस प्रॉपर्टी के बाद हमने पढ़ा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में भी लगभग सारी चीज़ें डिस्कस हो गई कि कंपलसरी एक्विजिशन पे आपको जो कंपनसेशन मिलता है, ओरिजिनल कंपनसेशन हो कि एनहेंस्ड कंपनसेशन हो, देरी से मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट कहाँ आएगा? अदर सोर्सेज में। फिर आप जो एडवांस फॉरफिट करते हो वो कहाँ आएगा? अदर सोर्सेज में। ठीक है, अब बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए तो सिंपल रूल है भाई कि किसी भी चीज़ का अगर आपका इंटेंशन है बिजनेस करने का, तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं, भले ही एक ट्रांजेक्शन ही क्यों ना हो, और वो आपका इंटेंशन है तो बिजनेस प्रोफेशन। इंटेंशन नहीं है तो भले ही 5 ट्रांजेक्शन हो जाए, कहाँ जाएगा? ये अदर सोर्सेज में जाएगा। ठीक है, ओके। अब तो बचा अदर सोर्सेज। तो मैंने जब इंटरेस्ट की बात बोली थी तब मैंने बताया था कि इंटरेस्ट बहुत वाइडर स्कोप है इसका, तो थोड़ा इनको डिस्कस कर लेते हैं। एक इंटरेस्ट जो आपने किसी को पैसे उधार दिए हैं उस पर मिल रहा है, ठीक है। एक इंटरेस्ट जो आपने अलग अलग स्कीम्स में, कंपनीज़ के पास, बैंक्स में, जो एफडी में, सेविंग बैंक में, या फिर किसी कंपनीज़ के पास डिपॉजिट में पैसा जमा करा रखा है, उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी टैक्सेबल। तीसरा इंटरेस्ट कि आप जो कंपनीज़ की अलग अलग सिक्योरिटीज़ खरीदते हो, उसमें कुछ डिबेंचर्स और बॉन्ड्स होंगे, उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी क्या है? टैक्सेबल। सब अदर सोर्सेज में, है ना। जितने भी आप शेयर बाज़ार में चीज़ें इन्वेस्ट करते हो, उससे जो आपको रेगुलर नेचर की इनकम मिलती है वो कहाँ जाएगी? अदर सोर्स में। जिसमें अगर बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स है तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर शेयर्स हैं तो फिर क्या मिलेगा आपको? डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, अब जितना मुझे याद आता जा रहा है वो मैं बता देता हूँ। एक तो है इसमें प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट। आपने प्रोविडेंट फंड में पैसा जमा कराया है, उस पर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी कहाँ आएगा? अदर सोर्सेज में। पर टैक्सेबल नहीं है, क्या है ये? एग्जेम्प्ट है। ठीक है, एक लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग, इसमें थोड़ा और सोचो। जैसे कोई भी गेम शो में आप पैसा जीत गए, क्रॉसवर्ड पजल में आप जीत गए, जितने भी कॉम्पिटिशन्स होते उसमें आप कोई पैसा जीत गए, या फिर आप कौन बनेगा करोड़पति में जीत गए, या फिर टायर चला गया बिग बॉस में लड़ झगड़ कर पैसा जीत गया, ठीक है, या फिर हुसैन चला गया रोडीज में, वहाँ जाके पैसा जीत गया। तो जब भी पैसा कमाया ये नहीं कहेंगे, पैसा जीता ये कहेंगे, तो इसको अपन बोलते हैं कैजुअल इनकम। क्या बोलते हैं? कैजुअल इनकम। और ये हमारे अदर सोर्सेज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम मतलब कोई सी भी जीती हुई इनकम, किसी भी जगह पे कोई भी जीती हुई इनकम। एग्जाम्पल कि अभी हमने उस टाइम पे वो मीमोथॉन रखा था, तो ये हमारे भाई साहब योगेश और रजत ने चीटिंग करके एक सड़ा सा मीम बनाया और उसको अनएथिकल तरीके से उसमें खूब सारे लाइक बढ़वाए और ये लोग 1-1 हज़ार रुपये जीत गए। तो ये जीता ये बोलेंगे ना, तो जीती वाली इनकम कौन सी है इनकी? अदर सोर्सेज की इनकम। अब आपने कहा था कि सर हमने घोड़ों पे रेस पे पैसा लगाया, तो कोई सा भी हो, एलिफेंट रेस हो, कैमल रेस हो, हॉर्स रेस हो, किसी की भी कोई फाइटिंग का में आपने दाव लगाया हो, जिसको बोलते हैं दाव लगाया, हमने पैसा लगाया और आप पैसे जीत गए, तो उसको क्या बोलते हैं अपन? कैजुअल इनकम। और कैजुअल इनकम मतलब इनकम टैक्स पर्पज से मनूस इनकम। वैसे तो जीती हुई इनकम है, सर लॉटरी लगी है, हम तो सबसे बड़े लकी है, लेकिन तुम लकी हो, इनकम टैक्स वाले तुम्हें ऐसे पकड़ेंगे, आप भी कहते अरे यार फोकट ही मैंने पैसे जीते। इतना टैक्स लेगी तुमसे, इतना हार्श रूल्स है इसके कि जितने किसी और चीज़ के नहीं, सबसे हार्श रूल इसके। तो हम इसको बोलेंगे मनूस इनकम। मनूस इनकम कैसे है? थोड़ी सी झलक बता देता हूँ, रूल तो सारे वहाँ पड़ेंगे।
कि मान लो योगेश ने उस मीम को बनाने में 200 रुपये खर्च करें और उस पर लाइक्स पढ़वाने पे 300 रुपये खर्च करें, तो 500 रुपये तो इसमें जेब से भी खर्च करें, जीता कितना? 1000। ठीक है, तो पूरे 1000 को इनकम मानेंगे, खर्चा कोई सा भी अलाउड नहीं मानेंगे, कोई सा भी खर्चा अलाउड नहीं है, पूरा 1000 इनकम। उस 1000 पे टैक्स भी कैसा लगा? मैक्सिमम 30%, उसमें कोई स्लैब नहीं है। योगेश कहे मैं गरीब, मेरे को तो 2.5 लाख तक इनकम माफ़ होती है, तो अभी तो 1000 ही कमाए। हाँ, कोई 2.5 लाख माफ़ नहीं है, पूरे 1000 रुपये पे क्या मिलेगा? तो वो टैक्स मिलेगा। इस लॉटरी की इनकम से, इस कैजुअल इनकम पे कोई ATC से ATU को कोई खर्चा भी अलाउड नहीं होता, कोई खर्चा अलाउड नहीं। और मान लो योगेश ने सिर्फ खर्चा किया और इस बार जीता नहीं, अब मतलब मान लो ताहिर की आदत लग गई लॉटरी खरीदने की, तो बचपन से अभी तक बुढ़ापे तक लॉटरी खरीदे जा रहा है, लाखों रुपए लॉटरी में उसने खर्च कर दिए। मान लो 2 लाख की लॉटरी अभी तक खरीद चुका है, अब इसकी अचानक से 20,000 की लॉटरी लग गई, तो कोई खर्चा अलाउड नहीं है, कोई लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं है। जो 20,000 की लॉटरी लगी उसके ऊपर टैक्स भी देना है, कितना देना है? 30%, और वो 30% भी पहले ही TDS के रूप में डिडक्ट कर लिया जाएगा, तो जैसे 4% एजुकेशन सेस और देना पड़ेगा। ठीक है, एंड ATC से ATU की डिडक्शन भी अलाउड नहीं। और अगर मान लो किसी और पे कहीं लॉस हो रहा है और यहाँ से इनकम हो रही है, तो उस लॉस को यहाँ से एडजस्ट भी नहीं कर सकते, यहाँ तो लॉस होगा ही नहीं, किसी और के लॉस को भी यहाँ से एडजस्ट नहीं। मतलब साम दाम दंड भेद, इस इनकम पे तो पूरा पूरा टैक्स देना ही पड़ेगा। समझे? आगे पढ़ेंगे। कॉस्ट से ज़्यादा में बिक जाए, असेट है कैपिटल गेन। ज़ीरो कूपन बॉन्ड में हमने यूँ पढ़ा कि 70 में वो इशू हो रहे हैं, 100 में रिडीम हो रहे हैं, तो वो 30 रुपीज़ आपकी अदर सोर्सेज में इनकम। समझा? वो सिर्फ ज़ीरो कूपन बॉन्ड और दूसरे बॉन्ड्स में नहीं है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड और ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, तो अपन यहाँ लिख देते हैं कि 21 इंटरेस्ट ऑन ज़ीरो कूपन बॉन्ड। ठीक है, अब मैं 1 बाय 1 पढ़ देता हूँ। पहला, इंटरेस्ट क्रेडिटेड अंडर PPF, ये बता दिया था मैंने। 22 इंटरेस्ट ऑन PPF, कैपिटल गेन, प्रीमियम पे रिडीम हुए तो कैपिटल गेन। सिर्फ और सिर्फ ज़ीरो कूपन बॉन्ड और डीप डिस्काउंट बॉन्ड पे जो आपको एक्सेस मिल रहा है वही इंटरेस्ट माना जाता है। कोई 100 रुपीज़ का डिबेंचर 110 में रिडीम होता है, तो आपने उसको जितने में खरीदा हो वो, जितना रिडीम हुआ हो वो, बचा हुआ कैपिटल गेन है। इन चीज़ों को कैपिटल रिसीट, असेट नहीं मानते। हाँ, जो एक्सेप्शन है जिनको असेट नहीं मानते, तो सरकार का मतलब ये नहीं था कि असेट नहीं मानते तो कैपिटल गेन में इनकम नहीं आएगी तो अदर सोर्सेज में आएगी। हाँ, उनको तो सरकार ने प्रिविलेज दे रखा है प्रमोट करने के लिए कि ये तो कैपिटल असेट है, पर असेट नहीं मानेंगे तो कैपिटल गेन में नहीं आएगा तो कहीं भी नहीं आएगा। तो यूँ कहे कि मैंने रूरल एग्रीकल्चर लैंड बेची है, अब वो तो असेट है नहीं, पर वो तो मैंने 1 करोड़ में खरीद के 3 करोड़ में बेची है, तो 2 करोड़ कैपिटल गेन में नहीं आएगा तो अदर सोर्सेज में आएगा क्या? तो फिर क्या मतलब वो उसका? दो और बेवकूफ़ बन गए। हाँ, तो फिर भी इंडेक्सेशन होता था, या तो इंडेक्सेशन भी नहीं होता है। ठीक है, ओके। जो डिविडेंड लेट दिया उसके ऊपर अपन को इंटरेस्ट दिया, ऐसा होता है क्या? कंपनी एक्ट में है ऐसा? ठीक है, अदर सोर्सेस। प्रशांत को फ़ोन करके पूछो। जनरली हमने 90% अदर सोर्सेज के टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। 10% जो रह जाता होगा मैं ढूंढ के बता देता हूँ। पहला, ऐसी इनकम जो सैलरी में नहीं आती। एग्जाम्पल, फैमिली पेंशन। आप जॉब कर रहे हो, ज़िंदगी भर आपको पैसा मिल रहा है, सैलरी।
जॉब से रिटायरमेंट लेने के बाद आपको ही पेंशन मिल रही है, सैलरी, लेकिन आपके निमट जाने के बाद वो पेंशन आपकी फैमिली को मिल रही है, तो फैमिली पेंशन क्या मानी जाएगी? अदर सोर्सेज में। बोल योगेश। सुनाई नहीं दे रहा बेटा, जोर से बोल। तो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम ही मानी जाती है। वो हमने यूँ पढ़ा था, बिजनेस एंड प्रोफेशन में ही पढ़ा था कि आपने किसी बिजनेस एंड प्रोफेशन में किसी चीज़ को बेड डेट माना, बेड डेट माना तो उससे क्या हो गया? लॉस हो गया। लॉस हो गया तो उस लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड करते रहे, जितना 8 साल में एडजस्ट हो गया, बाकी का फिर वो लॉस लैप्स हो जाएगा, ठीक है। अब उस लॉस में मेजर पोर्शन किसका है? बेड डेट का। अब वो बेड डेट रिकवर्ड हो जाए तो वो बिजनेस एंड प्रोफेशन की ही इनकम मानी जाती है, और उस इनकम में से वो लैप्स वाला लॉस आप माइनस कर सकते हो। वो सब बिजनेस एंड प्रोफेशन के रूल है, यहाँ के रूल नहीं है, ठीक है। बिजनेस प्रोफेशन में अपन ने मेजर रूल ये पढ़ा है कि आपके बिजनेस से जुड़ी हुई जो भी रिसीट होती है ना, वो बिजनेस प्रोफेशन की ही मानी जाती है। मतलब मैं बिजनेस करता हूँ पढ़ाने का, मेन इनकम है फीस की, लेकिन रद्दी इकट्ठी होती है बेचता हूँ तो वो भी बिजनेस प्रोफेशन ही है, समझे? ये कहाँ पढ़ लिया आप? नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने LIC में बोला था कि पॉलिसी मैच्योर हो, उसको खुद को पैसा मिले तो टैक्सेबल होता है, और फैमिली को मिले तो एग्जेम्प्ट होता है। उसको भी मिल रहा है 10 और 20% से कम का प्रीमियम था तो एग्जेम्प्ट होता है, उससे ज़्यादा होता है तो टैक्सेबल होता है, ठीक है। ये बोला था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट, सैलरी, कमीशन, ग्रेच्युटी, परक्विजिट्स रिसीव्ड बाय डायरेक्टर्स, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स जो होते हैं, 2 डायरेक्टर्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव। मतलब मेरे यहाँ जो काम काज कर रहे होते हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, लेकिन जिनको मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जगह दे रखी है सिर्फ सलाह मशवरा करने के लिए, उनको जो मैं भी रेम्यूनरेशन देता हूँ वो सब कहाँ आएगा? अदर सोर्सेज में आएगा, उनके लिए। एनी रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर को छोड़िए किसी और से जो भी पैसा मिले वो सब क्या है? अदर सोर्सेज। एग्जाम्पल, मैं कहीं पे जॉब करता था एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में जॉब करता था, तो उधर से जो पैसा मिलता था वो क्या है मेरे लिए? सैलरी। लेकिन उस क्लाइंट ने, उस चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म ने मुझे किसी क्लाइंट की ऑडिट करने भेजा, ऑडिट करते करते मैंने उसको 1-2 मशवरा दे दिया, क्योंकि मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट था। अब मैंने जो उसको कंसल्टेंसी दी उसके लिए जो मुझे पैसा मिल गया वो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा, ठीक है। ये मेरा पार्ट टाइम कंसल्टेंसी काम नहीं है। अगर पार्ट टाइम कंसल्टेंसी मेरी खुद की फर्म भी है और मैं जॉब भी करता हूँ तो वहाँ से जो मिल रहा है वो क्या है? सैलरी। और मेरे काम से जो मिल रहा है वो क्या है? बिजनेस प्रोफेशन। लेकिन ये रेगुलर नहीं है, इंटेंशनल नहीं है, ठीक है। मिल गया तो कहाँ जाएगा? ये अदर सोर्सेज में जाएगा। नेक्स्ट, एनी रेम्यूनरेशन फ्रॉम एम्प्लॉयर for any work which is not his part of duty. एग्जाम्पल कि हमारे यहाँ जिशान जी और विकास जी जॉब पे हैं, ठीक है। अब उनकी जो ड्यूटीज़ रिकॉर्डेड है, मतलब जो उनकी ड्यूटीज़ सेट है वो कर रहे हैं, उसके लिए जो मंथली पैसे मिल रहे हैं तो वो तो क्या माना जाएगा? सैलरी। लेकिन मैंने उनसे कहा कि यार ये जिशान जी, मेरे को ये बंदा बहुत परेशान कर रहा है, मेरी गाड़ी लेके बैठ गया, दे नहीं रहा, आप प्लीज़ निकलवा लाओ, 2000 रुपये दे दूंगा मैं। ये उनका काम काज नहीं है। अब जो 2000 रुपये मिल रहे हैं, भले ही एम्प्लॉयर से मिल रहे हो, लेकिन एज अ पार्ट ऑफ जॉब वर्क नहीं मिल रहा है, अलग से मिल रहा है, तो फिर ये कहाँ जाएगा? अदर्स में। या फिर मैंने कहा जिशान जी आपको मोबाइल रिपेयर करना आता है, एक काम करो, ये लो मेरी मम्मी का मोबाइल रिपेयर कर दो यार। और वो कहेंगे सर रिपेयर होगी तो पैसे तो लगेंगे, तो मैंने उनको 500 रुपये रिपेयरिंग के दे दिए। और ये उनका जॉब नहीं था। अब जो पैसे मिल रहे हैं कहाँ जाएंगे? अदर सोर्सेज में जाएंगे। हाँ, लेकिन उस जॉब वर्क के अगेंस्ट में मिले तो, वहाँ काम करने के अगेंस्ट में कुछ भी मिले, कभी भी मिले, पहले मिले बाद में मिले तो सैलरी। उस काम से रिलेटेड नहीं है ना। अब जिशान जी का दूसरा भी काम है, मान लो उनका फैमिली बिजनेस कुछ है, अब उसके अगेंस्ट में मैंने पैसे दिए तो वो भी सैलरी मानी जाएगी क्या? नहीं ना। तो वो कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा। सैलरी एंड टैक्सेबल अलाउंसेस टू MLA एंड MP। हमने बात पढ़ी थी कि ये चोरों चक्कों को जो पैसे मिलते हैं सैलरी नहीं होती,
कहाँ जाएगा ये? अदर सोर्सेज। काम काज तो कुछ करते नहीं, सैलरी क्यों मानेंगे? तो फिर कहाँ जाएगा ये? अदर सोर्सेज में आएगा। अदर जनरल इनकम में मैक्सिमम चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, फिर भी पढ़ देता हूँ। रॉयल्टी फ्रॉम यूज ऑफ पेटेंट ट्रेडमार्क, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड आउटसाइड इंडिया। रॉयल्टी की तो बात हो गई। अब इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड, हमने क्या पढ़ा है? एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है? एग्जाम। लेकिन इंडिया का किसान गरीब है, बाहर से एग्रीकल्चर इनकम आ रही है तो कहाँ जाएगी? अदर सोर्सेज में जाएगी। इनकम फ्रॉम फेरीज, मार्केट एंड फिशरीज, सब्जी मंडी वाली इनकम में जो पैसे मिल जाए आपको वो। रेम्यूनरेशन रिसीव फॉर राइटिंग आर्टिकल्स इन जर्नल एंड न्यूज़पेपर, मैगजीन में, न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने के पैसे मिल रहे हैं, आप राइटर नहीं हो तो अदर सोर्सेज। रिसीव फ्रॉम की मैन पॉलिसी, ये तो गलत है, ये तो बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस रिसीव आफ्टर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस, ये भी पॉइंट गलत है इसमें। इनकम फ्रॉम माइंस, ये भी गलत है। रिकवरी ऑफ लॉसेस और बैड डेट, ये भी गलत है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू आर्टिफिशियल, ये भी गलत है। इनकम फ्रॉम प्रोग्राम ऑन रेडियो, हाँ, इनकम फ्रॉम प्रोग्राम्स ऑन रेडियो एंड टीवी। और शब्बीर सर को किसी पॉलिटिकल चीज़ पे डिबेट करने के लिए अर्नब गोस्वामी ने बुला लिया और अभी तब भेजा खपाएंगे शब्बीर सर, तो पैसे तो लेंगे। तो ये भी कहाँ आएगा? अदर सोर्सेज में आएगा। जैसे ICI वालों ने शब्बीर सर को कोई सेमिनार देने के लिए बुला लिया, तो भी कहाँ जाएगा? अदर सोर्सेज में जाएगा। शब्बीर सर को ICI वालों ने कॉपी चेक करने के लिए भेज दिया, अदर सोर्सेज। एज ए इन्विजिलेटर अपॉइंट कर दिया, सब काम क्या है? अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम कंसल्टेंसी एंड ट्यूशन वर्क, शब्बीर सर अब घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं रात को, मान नहीं रहे, तो वो भी क्या है? अदर सोर्सेज। हाँ यार, लल्लू लल्लू बात है यार, नहीं पढ़ते यार। हाँ, एक आध चीज़ और पढ़, थोड़ा जल्दी पढ़ते। गिफ्ट फ्रॉम पर्सन हु आर नॉट रिलेटिव्स, शेयर्स ऑफ कंपनी रिसीव बाय अ फर्म फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन। जो चीज़ समझ में ना आए पूछ लेना। आपको शेयर्स मिला कंपनी का इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब 500 का शेयर 300 में ही मिल गया, तो 200 रुपये में मिला ना, वो क्या है? आपकी अदर सोर्सेज, गिफ्ट में काउंट होता है ये। देन इनकम फ्रॉम अनडिस्क्लोज सोर्सेज, आपको पैसा मिला, बता ही नहीं पा रहे हो कहाँ से आया, तो कहाँ आएगा? अदर सोर्सेज। ठीक है, मतलब शब्बीर सर के यहाँ इनकम टैक्स की रेट पड़ी, उन्होंने दीवार खोदी, सोने के बिस्किट गिर रहे, उनसे मुझे कहाँ से आया? उनको पता ही नहीं कहाँ से आया, तो सब कहाँ मानी जाएगी? अदर सोर्सेज की इनकम। शब्बीर सर ने उनकी बहन की शादी करी खूब धूमधाम से, यहाँ तो रात को बहन विदा हुई, सुबह नई बारात आ गई इनकम टैक्स वाले, वो बोल रहे भाई साहब इतना सारा कर्जा, पैसा कहाँ से लाए? उनके मुंह में दही जम गया, सारा काला धन था उनका, कैसे जवाब दे कहाँ से लाए? सब उनकी अदर सोर्सेज। ठीक है, उनके बैंक में पैसा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है पता ही नहीं, तो अदर सोर्सेज। उनके यहाँ पे कैश की गड्डियाँ निकल गई बिस्तर के नीचे से खूब सारी, कहाँ से आया? ये तो मेरे दोस्त ने उधार दिया, कैश में दिया हुआ उधार भी क्या है? अदर सोर्सेज। उनकी कोई प्रॉपर्टी पकड़ में आ गई और देखा प्रॉपर्टी की वैल्यू तो 1 करोड़ है और पेपर बना हुआ खाली 20 लाख का, बाकी का 80 लाख रुपए कहाँ से आए? अदर सोर्सेज। ठीक है, उनके यहाँ पे उनकी तिजोरी में से कोई रामलाल की प्रॉपर्टी के पेपर निकल गए कि प्रॉपर्टी किसने खरीदी की? रामलाल ने। तो ये रामलाल कौन लगता है तुम्हारा? कौन है रामलाल? लाओ सामने लाओ, उसके पेपर तुम्हारी तिजोरी में क्या कर रहे हैं? फेक पर्सन, बेनामी प्रॉपर्टी, तो ये भी क्या है? अदर सोर्स। टैक्स लगेगा इसमें 60%, सरचार्ज लगेगा अलग, एजुकेशन सेस लगेगा अलग, मतलब चोरी चकारी करोगे तो ऐसे ही लगेगा। ठीक है, तो देखो ये सारे जो एग्जाम्पल ये पढ़ लेता हूँ। कैश क्रेडिट्स, कैश में लिया हुआ उधार, विच आर अनएक्सप्लेन्ड, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच आर शोन एट लेसर वैल्यू इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 20 लाख में दिखाना। अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, बहन की शादी करना। अमाउंट बोरोड और रिपेड ऑन हुंडी, कच्ची पर्ची पे अमाउंट रिपे बोरो करना और रिपे करना। ठीक है, ये सारा अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानी जाती है। अनडिस्क्लोज्ड इनकम 60% से टैक्सेबल होती है, अदर सोर्सेज में आती है। मैंने आपको कैपिटल गेन में
जब कंपनी लिक्विडेट होती है और शेयर होल्डर्स को जो पैसा मिलता है उस कंसीडरेशन में से जितना पैसा प्रॉफिट एंड लॉस को बिलोंग करता है वो माइनस करवाए कि नहीं करवाए, ये बोल के कि ये तो डिविडेंड माना जाएगा। याद है कि नहीं यार? कैपिटल गेन में हमने ये पढ़ा है कि कंपनी बंद होती है तो वो अपना सारा पैसा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब जो पैसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया तो हम कहते हैं कि सर ये 100 रुपये के शेयर के 500 रुपये मिले, तो इतने टाइम तक इन्होंने हमें डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड दे देते तो ये तो डिविडेंड की इनकम मानी जाती ना। अब ये एक साथ 500 रुपये मिल रहा है तो सेल कंसीडरेशन माना जाता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारी जितनी होल्डिंग थी, फॉर एग्जांपल 10%, तो आपका जितना भी प्रॉफिट एंड लॉस में एक्यूमुलेटेड बैलेंस था उसका 10% हम क्या करते थे कि ये तो डिविडेंड का हिस्सा है, इसको अलग करो, रिमेनिंग आपको फुल वैल्यू कंसीडरेशन मानते थे कि नहीं मानते थे? याद आया कि नहीं आया? आया। तो वो जो डिविडेंड मान के हमने अलग किया वो कहाँ टैक्सेबल होगा? अदर सोर्सेज में टैक्सेबल होगा। बस खत्म। इनकम आपकी सारी इतनी है। कल अपन पढ़ेंगे इसमें कि इसमें से कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट है और जो इनकम एग्जेम्प्ट नहीं है उनके लिए कहाँ कहाँ स्पेशल रूल है, कौन कौन से डिडक्शंस अलाउड है। जनरली अदर सोर्सेज रिमेनिंग चैप्टर से थोड़ा छोटा पड़ता है, या यूँ मान लो हाउस प्रॉपर्टी के बराबर पड़ेगा। सैलरी, कैपिटल गेन और बिजनेस प्रोफिट जितना बड़ा नहीं पड़ेगा, इसमें रूल्स बहुत कम है क्योंकि इसमें एक जनरल रूल है। क्या जनरल रूल है? ऐसी कोई सी भी इनकम जो 4 हेड में नहीं आ पाई वो कहाँ आ जाएगी? अदर सोर्सेज में। और अदर सोर्सेज में इनकम को टैक्सेबल करने के लिए खर्चों के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं बनाया गया। रूल मैं आज ही सुना देता हूँ, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो जाएगा कि अगर कोई इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो रही है तो उस इनकम को अर्न करने के लिए डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो खर्चा होता है, ऐसा खर्चा जो आप उस इनकम से रिलेट कर सकते हो, वो खर्चा अलाउड होता है। बस वो कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो खर्चा अलाउड है। कैपिटल नेचर का नहीं होना चाहिए, पर्सनल नेचर का नहीं होना चाहिए, खर्चा सारा अलाउड है, बस इससे रिलेट कर सकते। एग्जाम्पल, मुझे पता लगा कि किसी कंपनी में के डिबेंचर्स खरीदने पे वो मुझे इंटरेस्ट दे रही है 14%, ठीक है, और मुझे पता लगा कि एक जो बैंक है वो मुझे लोन देने के लिए रेडी 11% पे। तो मैंने क्या करा, 11% पे लोन ले लिया और उसको डिबेंचर्स में 14% पे इन्वेस्ट कर दिया। हर 6 महीने में मुझे 14% का इंटरेस्ट मिले तो मैं 11% वहाँ पे पे कर दूँ, 3% मेरे बच जाए। अब रियल इनकम कितनी है? 3% ही है ना। तो वो 14% अगर अदर सोर्सेज की इनकम मानी जाएगी तो वो 11% अदर सोर्सेज में से इस इनकम में से खर्चा मान के माइनस भी कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अब हमने कहा डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन, कि सर डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन आपका अगर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एम्प्लॉय नहीं है, तो वो आपके लिए क्या है? अदर सोर्सेज का पार्ट है। तो वो डायरेक्टर्स को मीटिंग हेल्ड करने में जो खर्चे होते हैं ना आने जाने के, तो वो भी क्या है? उसका एक्सपेंस माना जाएगा अगर ये प्रूव कर दे कि ये खर्चा इसी मीटिंग को, इन्हीं रेम्यूनरेशन को अर्न करने के लिए किया गया है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं तब तक के लिए बाय, टाटा से। लोन ले रखा था, मॉर्गेज दे रखा था, हाँ हमने कोई चीज़ गिरवी रख रखी थी, 2 लाख की लोन दे रखा था 1 लाख का, ठीक है, और ऐसा नहीं होता है। ये मॉरली इनकरेक्ट है कि अगर आपने 2 लाख की कोई चीज़ गिरवी रखे, फॉर एग्जांपल ये चीज़ 2 लाख की है, मैंने ये गिरवी रखे, कार्तिक को 1 लाख का लोन दिया, अब कार्तिक उसका 1 लाख रुपए चुका नहीं पा रहा, तो मैंने ये चीज़ फोरफीट कर ली। तो फोरफीट करने से मतलब ये है कि आप इसको बेच के अपना लोन विद इंटरेस्ट चुकता करोगे, रिमेनिंग चीज़ उसको दोगे, उसके पास कानूनन अधिकार है। नहीं हुई ना, इनकम है ही नहीं, आपका ऑब्लिगेशन है कि आपको वो पैसा उसको लौटाना है एक्स्ट्रा वाला। तो इनकम तो वही हुई कि 1 लाख उधार दिया था, ब्याज चढ़ते 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 वो 1.5 लाख रुपए हो गया। अब मैंने उनकी चीज़ बेच दी तो 2 लाख में बिकी, तो उस 2 लाख में से तुम्हारा पैसा 1.5 लाख ही है, 2 लाख नहीं। और अगर तुम कहोगे सर मैंने तो ऐसे एग्रीमेंट करवा रखा था कि मैं तो पूरी 2 लाख की चीज़ बेच दूंगा, तुझे 1 भी नहीं दूंगा, और उसने टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन कर रखा था, तो पूरे 2 लाख रुपए तुम्हारे ब्याज की, पूरा जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए आया वो तुम्हारी इंटरेस्ट की इनकम है, अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है। ठीक है।